जय हिंद साथियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई क्लास देख रहे होंगे और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। हमने अभी तक जो पढ़ाया है तो उसी क्रम में हम आज आपको पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हम आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाए हैं इसके पहले हमने जो पढ़ाया है, और अब जो पढ़ा रहे हैं आगे भी जो पढ़ाएंगे आपको सिर्फ हम इतना भी पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाए या पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो हम इसके पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से आए क्लास में आपको बता चुके हैं बीज क्या होता है, बीज की संरचना क्या होती है, सीड ऑफ स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर बता चुके हैं, और बीज क्या होता है वो भी बता चुके हैं, सीड क्या होता है वो आप लोगों को बता चुके हैं। तो उसमें हम आपको बताए थे, आपको कुछ इस प्रकार से फिगर बनाकर बीज की अनुप्रस्थ जो ये कार्ड दी हुई गई थी, इसमें कैसे क्या होता है किस प्रकार होता है वो आप लोगों को हमने बता दिया है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो हमारा बीज अंकुरण होता है, जो हमारा सीड जर्मिनेशन होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बायोलॉजी के सिलेबस में दिया हुआ है सीड एंड सीड जर्मिनेशन, बीज और उसका अंकुरण। तो हम यहाँ पर सिर्फ आज पढ़ने वाले हैं सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। क्या पढ़ेंगे? बीज अंकुरण। क्या पढ़ेंगे? बीज अंकुरण। तो इसकी हम सीधे परिभाषा देखेंगे कि जो हमारा बीज अंकुरण होता है वो कैसे होता है। तो इसकी परिभाषा में हमें क्या लिखेंगे? जो बीज अंकुरण की परिभाषा होगी वो ऐसे होगी, एक बीज भ्रूण जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देता है या उसका विकास होता है, या एक नन्हा पौधा बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीज अंकुरण कहते हैं। एक बीज भ्रूण जो सामान्य या अनुकूल परिस्थितियों में एक नन्हा पौधा देता है, उसे क्या कहते हैं? बीज अंकुरण कहते हैं। देने में समर्थ होता है उसे बीज अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग यही लिखेंगे, एक बीज भ्रूण जो अनुकूल परिस्थितियों में सामान्य पौधा देने में समर्थ होता है उसे बीज अंकुरण कहते हैं, या एक नन्हा पौधा बाहर भूमि से निकलता है उसे अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अब जब इसमें हम देखेंगे जो हमारा बीज अंकुरण होता है, जो बीज का अंकुरण होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है? दो प्रकार से होता है। तो बीज अंकुरण में सबसे पहले जो आपका वो दो प्रक्रियाएं होंगी वो कैसे होंगी? जो प्रकार होंगे अंकुरण होगा वो दो प्रकार से होगा। पहला आपका होगा मूलांकुर और आपका हो जाएगा एक प्रांकुर। क्या हो जाएगा? मूलांकुर और प्रांकुर। जब बीज अंकुरण होगा तो आपका जो ये मूलांकुर होगा ये कैसे कार्य करेगा, और ये आपका जो प्रांकुर होगा ये कैसे कैसे क्या होगा, इसमें हम सभी यही बताएंगे। तो आपका जो मूलांकुर होगा, ये मूलांकुर बीज अंकुरण के दौरान, ये जो आपका मूलांकुर होता है जब बीज अंकुरण के दौरान यह विकसित होकर जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब बीज का अंकुरण होता है, जब बीज का अंकुरण होगा तो उसमें का जो मूलांकुर होगा उसका भी ग्रोथ होगा। जब वो ग्रोथ करेगा तो एक जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाए। तो मूलांकुर जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आपका जो ये प्रांकुर होता है, जो आपका मूलांकुर है ये जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद जो आपका ये प्रांकुर होता है ये हो जाता है। उसके बाद हम प्रांकुर देखेंगे, जो बीज का प्रांकुर होगा ये कैसे क्या कार्य करेगा। तो ये जो प्रांकुर होता है ये तने के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जब आपका बीज अंकुरण होगा वो दो प्रकार से होगा। पहला आपका होगा मूलांकुर, और जो उसके होगा प्रांकुर। जो आपका मूलांकुर होगा वो जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद जो आपका प्रांकुर होगा वो तने के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अंकुरण के प्रकार।
जो आपका अंकुरण होगा, सीड जर्मिनेशन होगा, वो किन किन या कैसे प्रकार से होगा। तो आपका जो अंकुरण होता है वो दो प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अंकुरण का प्रकार, अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो आपका जो अंकुरण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला आपका होता है ऊपरी भूमिक अंकुरण, ऊपरी भूमिक अंकुरण। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, आपका हो जाएगा इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन। अब इसको आप देखेंगे जो आपका ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है वो उसको आप इंग्लिश में जो आपका ये दिया गया है इपी और जीएल, जो आपका इपी होता है इसका अर्थ होता है एबव। क्या होगा, एबव। एबव यानी एबव से आप लोग समझ रहे होंगे ऊपर, क्या हो जाएगा ऊपर। और आपका जो ये जिल होता है इसका अर्थ होता है भूमि, क्या हो जाएगा भूमि या अर्थ, अर्थ, अर्थ होता है तो ये हो जाएगा भूमि। तो अगर आप लोग इसको देखें ऊपरी भूमिक अंकुरण तो इसमें आपका ये अर्थ निकल रहा है कि भूमि के ऊपर या ऊपर भूमि, क्या निकल रहा है ऊपर भूमि, ऊपर भूमि। कैसा लग रहा है कि भूमि के ऊपर। तो इसमें आप लोग यही लिखेंगे जो आपका ये ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है इसमें जो बीज पत्र होता है वो भूमि के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, भूमि के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद पौधा जो अंकुरण होगा उसका पौधा जैसा जैसा ग्रोथ अपना करेगा वो जो बीज पत्र होंगे वो सूख कर भूमि पर गिर जाते हैं। क्या होते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाता है, बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ, बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाता है जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती है। बीज पत्र सूख कर भूमि पर गिर जाते हैं। तो ऊपरी भूमि अंकुरण आपका हो जाएगा ऊपर भूमि, ये अर्थ निकल रहा है। इसमें जो बीज पत्र होगा वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे वो पौधे अपना ग्रोथ करेगा तो बीज पत्र सूख कर भूमि पर गिर जाते हैं। और इसके अंतर्गत इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखें तो आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। आप लोग इसमें क्या गाते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है खरीफ की फसलें। क्या आती हैं, खरीफ की फसलें, क्या आएंगी, खरीफ की फसलें। और जो आपकी खरीफ की फसलें होंगे इसमें होगा आपकी खरीफ की दलहनी फसलें, खरीफ की दलहनी फसलें। और इसमें जो दलहनी फसलें होंगी ये आपकी हो जाएगी मूंग, उड़द, लिबिया। और आपकी इधर हो जाएगी सेम, लौकी और इमली। इतना आप लोग लिख लेंगे। ऊपरी भूमिक अंकुरण कैसे होता है और ये किसमें किसमें कैसे कैसे बीज का कैसे अंकुरण होता है ये आप लोग इधर देख लिए एग्जाम्पल। तो ऊपरी भूमिक अंकुरण बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और पौधे का जैसे जैसे अपनी वो ग्रोथ करता है उसके बीज पत्र सूख कर भूमि पर गिर जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखे खरीफ की दलहनी फसलें, उसमें हो गई आपकी मूंग, उड़द और लेबिया। इसके बाद हम देखेंगे अधोभूमिक अंकुरण। दूसरा आपका जो होगा वो आप क्या हो जाएगा अधोभूमिक अंकुरण। तो इसको साफ कर लें और आपका अधोभूमिक अंकुरण देखते हैं कि आपका जो अधोभूमिक अंकुरण होता है वो किस प्रकार से अधोभूमिक अंकुरण होता है। तो हेडिंग डाल लेंगे अधोभूमिक। आपका पहला होगा भूमिक अंकुरण और ऊपरी भूमिक अंकुरण और आपका दूसरा हो जाएगा अधोभूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण।
इसको आप लोग इंग्लिश में कहेंगे हाइपोजेल जर्मिनेशन। हाइपोजेल जर्मिनेशन, इसमें जब देखेंगे तो आपका जो हाइपो होगा इसका अर्थ क्या निकलेगा और इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो जो आपका हाइपो होगा इसका जब आप अर्थ देखेंगे तो इसमें आपको निकलेगा बिलो, BLEW, BELOW यानी कि नीचे। उसमें निकल रहा था ऊपर, इसमें अर्थ निकल रहा है नीचे, और ये आपकी हो जाएगी अर्थ यानी कि भूमि। तो इधर क्या निकला, भूमि के नीचे, भूमि के नीचे। भूमि के नीचे इस तो जो आपका अधोभूमिक अंकुरण होता है इसमें जो भूमि का, इसमें जब बीज का अंकुरण होता है तो उसके बीज पत्र, जब उसका अंकुरण हो जाएगा तो उसके बीज पत्र मिट्टी में नीचे रह जाते हैं। इसमें उसके बीज पत्र, अंकुरण के बाद बीज पत्र मिट्टी में नीचे रह जाते हैं। इसमें बीज पत्र मिट्टी में नीचे रह जाते हैं और उसमें जो बीज पत्र होते हैं जैसे जैसे ग्रोथ करता था वह सूख कर भूमि पर गिर जाते थे, इसमें उसके मिट्टी के नीचे रह जाते। इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आपका हो जाएगा रबी, रबी की फसलें, सभी रबी की दलहनी फसलें, रबी सीजन की सभी दलहनी फसलें, सभी रबी की दलहनी फसलें, सभी रबी की दलहनी फसलें हो जाएंगी। और इसमें आपका हो जाएगा धान मक्का का, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, और आपकी जो दाल होगी वो चना, मटर, और क्या हो जाएगी, मसूर। चना, मटर, मसूर। तो आप लोगों को दोनों ये समझ में आ गए होंगे, ऊपरी भूमिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। इसमें मेन यही देखिएगा कि जो आपका अधोभूमिक अंकुरण होता है उसमें उसके बीज पत्र, पौधा जैसे ग्रोथ करता है तो वो नीचे गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। और आपका जो अधोभूमिक अंकुरण होता है उसका जैसे जैसे ग्रोथ होगा उसके जो बीज पत्र होंगे वो मिट्टी के नीचे रह जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखेंगे, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो हेडिंग डालेंगे बीज अंकुरण, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर बीज अंकुरण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जब बीज का अंकुरण होता है तो इसमें जो हमारे कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनको दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। उन दो प्रकार के कारक में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो वो यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो जो दो प्रकार के कारक प्रभावित करेंगे उसमें आपका पहला हो जाएगा बाह्य कारक और आपका दूसरा हो जाएगा अंतः कारक। आपका एक हो जाएगा बाह्य कारक और आपका एक हो जाएगा अंतः कारक। तो हमारा जो बाह्य कारक होगा इसके अंतर्गत कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इसमें हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा आपका हो जाएगा तापमान और आपकी हो जाएगी मिट्टी की नमी और हो जाएगा जल, हो जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या वायु। और इसमें आप देखेंगे जो अंतः कारक होगा ये कैसे प्रकार किसमें, ये अंतः कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे बीज की परिपक्वता, परिपक्वता, बीज कितना परिपक्व है। और दूसरा आपका हो जाएगा बीज की जीवंतता,
जीवंतता। तीसरा आपका हो जाएगा बीज की सुसुप्ता अवस्था। क्या हो जाएगा? सुसुप्ता अवस्था। बीज अंकुरण को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। वो दो प्रकार के कारक कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले आप देखेंगे आपका एक हो जाएगा अंतः कारक, दूसरा आपका हो जाएगा एक बाह्य कारक और दूसरा आपका हो जाएगा अंतः कारक। तो आपका जो बाह्य कारक होगा उसमें सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, तापमान, नमी, जल और ऑक्सीजन या वायु, ये कारक प्रभावित करेंगे। और जो अंतः कारक होगा उसमें आपके बीज की परिपक्वता, बीज की जीवंतता, बीज की सुसुप्ता अवस्था। बीज की परिपक्वता में आप क्या देखेंगे कि जो हमारा बीज होना चाहिए, हम जिस बीज का अंकुरण करवाना चाहते हैं, जो बीज हम बोना चाहते हैं, तो वो बीज परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। यानी कि जो बीज हम मार्केट से लेकर आए, जहां से हम बीज प्राप्त करें, वहां पर अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए कि वह बीज अंकुरण के लिए परिपक्व है या नहीं है। अगर वह बीज अंकुरण के लिए परिपक्व नहीं होगा, वह बीज पहले से परिपक्व नहीं होगा, तो उसका अंकुरण नहीं होगा। क्या? उसका अंकुरण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम ये देख लेना चाहिए कि बीज की परिपक्वता कितनी है, ये बीज कितने दिन का है, ये कैसे है, कैसे नहीं है। फिर हम देखेंगे बीज की जीवंतता। बीज, अगर हम बीज प्राप्त करें तो उसमें सबसे पहले यही देखें कि वह बीज जीवित है। अगर बहुत दिनों से रखा हुआ होगा बीज, तो अंदर से सूख जाएगा और उसमें विभिन्न प्रकार हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के लक्षण वो उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, अंदर से सूख जाएगा, तो वो जीवित बीज नहीं कहलाएगा। और फिर तीसरा देखेंगे बीज की सुसुप्ता अवस्था। बीज वह कितने दिनों तक सुसुप्त अवस्था में रह सकता है या रहा है, इसलिए ये हम देखेंगे बीज की आपके हो गए अंतः कारक, बीज की परिपक्वता, बीज की जीवंतता और बीज की सुसुप्ता अवस्था। उसके बाद हम देखेंगे जो बाह्य कारक होते हैं, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक होते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश। अगर बीज आप बो रहे हैं तो उसके अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो अपना भोजन बना पाएगा, जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी। उसके बाद देखेंगे तापमान। सभी बीजों का तापमान अलग अलग होता है। कोई बीज 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, कोई 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर बीज अंकुरण करते हैं। वो अपने बीज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने जो बीज कैसा लिया है, वो किस तापमान में लिया है, वो किस वातावरण में बीज उसको बनाया गया है, कहाँ की फसल है, उसको उस तापमान की आवश्यकता होगी। अगर बीज आप मान लीजिए, अगर बीज अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण होने के लिए बीज को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, अगर आप वहां पर उसको 50 डिग्री सेल्सियस या उससे कम 20 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो वहां पर बीज अंकुरण नहीं होगा। इसलिए बीज अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए, और वो बीज अंकुरण पर डिपेंड करता है कि वह जो तापमान होगा वो बीज पर डिपेंड करता है कि वह किस तापमान पर बीज अंकुरण अच्छा करेगा। उसके बाद देखेंगे नमी। जब भी आप बीज अंकुरण करें या बीज बोएं, आप खेत में तभी बीज बोएं जब एक विशेष अच्छी नमी पाई जा रही हो, खेत की एक अच्छी नमी हो, तभी आप बीज बोएं, क्योंकि जब नमी अच्छी होगी तब बीज का अंकुरण हमारे अच्छा होगा। अगर आपके खेत में भूमि में नमी नहीं होगी, एकदम सूखा होगा, तो वहां पर बीज अंकुरण नहीं होगा। क्या? बीज अंकुरण नहीं होगा। बीज जैसे हम डालेंगे वैसे वो पड़ा रहेगा। अगर नमी होगी तो अच्छे से बीज हमारा अंकुरण जल्दी करेगा, कम समय लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जल। बीज अंकुरण के लिए जल की भी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। जब हम बीज बोएं, कुछ ऐसे हमारे बीज होते हैं जब हम बोते हैं उनको तभी जल की आवश्यकता होती है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बोने के पश्चात कुछ समय के बाद हमें जल की आवश्यकता, उनको उस बीजों को जल देने की आवश्यकता होती है। जब हम जल देंगे तभी उसका अंकुरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ बीज ऐसे भी पाए जाते हैं, इसलिए जल की एक निश्चित मात्रा बीज अंकुरण पर हमें देनी चाहिए, बीजों को देनी चाहिए, तभी उसका अंकुरण अच्छे से होगा। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन या वायु। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बीज अंकुरण के लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऑक्सीजन एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। वायु उसको भूमि में जब हम बीज को बोए तो वहां पर अच्छी मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, आपका इतना हो गया। सबसे पहले आपको हमने बताया बीज अंकुरण क्या होता है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हमने बताया बीज अंकुरण दो प्रकार से होता है, प्रांकुर और मूलांकुर। फिर प्रांकुर हमने बताया और मूलांकुर को बताया ये कैसे होते हैं। फिर हमने देखा जो हमारा बीज अंकुरण होता है वो कितने प्रकार से होता, तो आपने देखा बीज अंकुरण हमारा दो प्रकार से होता। आपका एक हो जाएगा ऊपरी भूमिक अंकुरण और दूसरा हो जाएगा अधोभूमिक अंकुरण। उसके बाद आपने जब देखा ऊपरी भूमिक अंकुरण में क्या होता है, जब बीज के जो बीज पत्र होते हैं जब वे अपना ग्रोथ करते हैं तो उसके जो बीज पत्र होते हैं वो सूखकर भूमि पर गिर जाते हैं,
इसमें आप लोग ये देखे हैं ऊपरी भूमि अंकुरण में, हमारा जो अधोभूमि अंकुरण होता है उसमें क्या होता है, जो पौधे के जो बीज होता है उसके जो बीज पत्र होते हैं वे सूख हुए, जब कोई बीज धीरे धीरे अपना ग्रोथ करता है तो भूमि में ही रह जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उस कारक में दो प्रकार के हमने देखे, एक बाह्य कारक और दूसरा अंतः कारक। जो आपका बाह्य कारक है वो सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायु और नमी और जल, ये आपने देखा कैसे क्या होना चाहिए। उसके बाद आपका अंतः कारक होता है, इसमें बीज की परिपक्वता, बीज की जीवंतता और बीज की सुसुप्ता अवस्था, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे, आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे बीज अंकुरण, जो हमारा होता है बीज अंकुरण का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, बीज अंकुरण का वर्गीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और आपका कल हो जाएगा बीज अंकुरण का वर्गीकरण, और उसमें फिर हम बता देंगे बीज अंकुरण के वर्गीकरण के बाद एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री क्या होता है, फिर बीज पत्रों के कार्य बता देंगे। बस आपका ये बीज सीड एंड सीड जर्मिनेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी में आपके दिया गया है एनिमल्स, जंतुओं का उसके कृषि में महत्व, ये देख लेंगे। एक टॉपिक एक क्लास में हो जाएगा, और फिर हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री उधर देख लेंगे। हाँ, हो जाएगा, बस धीरे धीरे कवर हो रहा। उसके बाद हम आप लोगों को जो क्लासेस दी जाएंगी अब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है। अब किसी दिन आपको बता देंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, सेल क्या होती है, फिर जीवद्रव्य क्या होता है, ये सब बताने वाले हैं, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।